हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो सेशन है वो क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक आपने क्लास 8th में भी पढ़ा था और ये टॉपिक आप क्लास 12th में भी पढ़ने वाले हैं। जब क्लास 12th में जाएंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में और बहुत ही डीपली स्टडी आपको करने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो इसकी बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको 10th में क्लियर करना है, जिससे कि आगे जाके आपको इसकी स्टडी में थोड़ा भी दिक्कत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ऊपर बोर्ड पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है क्लास 10th लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लाइट से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन ऑब्जर्व करते हैं, उनके इफेक्ट्स को देख रहे हैं, लेकिन उनका डिटेल्ड स्टडी अगर हम करें तो हम और बेहतर तरीके से उसे समझ पाएंगे। तो इसी ऑर्डर में हम इस चैप्टर को लेके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आप इसको और डिटेल में और अच्छे तरीके से एक साइंटिफिक वे में समझ पाएं कि जो जो लाइट से रिलेटेड फिनोमिना हमारे साथ एसोसिएट होती हैं वो क्यों होती हैं और कैसे होती हैं। क्लियर? तो सबसे पहले लाइट के बारे में अगर इंट्रोडक्शन देना हो तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि लाइट के जितने भी हमारे लाइफ में रोल है, जब से हम फ्रॉम बर्थ टू एंड हम देखें तो लाइट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और हमारे ऑल अराउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे फिनोमिना एसोसिएटेड होते हैं लाइट से। तो ब्रीफ में अगर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कहेंगे बेसिकली कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर बहुत ही ब्रीफली डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। आप देख सकते हैं, यानी हमें देखने के लिए सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि हम देखते किससे हैं? अपनी आंखों से। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई इज बेसिकली इज लाइट सेंसिटिव ऑर्गन। क्लियर? इसकी सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड है? लाइट पे। लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, यानी हम चीजों को देख पाते हैं। वी आर एबल टू सी द थिंग्स ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्लियर? लाइट नहीं होगा तो हम चीजों को नहीं देख पाएंगे। यानी लाइट ही एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जो हमारे आईज को एक्टिवेट करता है और इनेबल करता है कि हम चीजों को देख पाए और हमारे अंदर विजन का या साइट का सेंसेशन प्रोड्यूस कर पाता है। क्लियर? सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। क्लियर? अब लाइट के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता है कि लाइट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन फॉलो करता है। क्लास 6 में पढ़ाया गया था। सेम वही बात कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी हाई स्पीड। लाइट की स्पीड, हम जितनी भी चीजों की स्पीड जानते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट अटेनेबल स्पीड है, आपको पता होना चाहिए। इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर इट्स स्पीड इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸, यानी कि अगर हम देखें 3 × 10⁵ किलोमीटर, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। एंड इट इज द हाईएस्ट स्पीड अटेनेबल इन द नेचर। नेचर में इससे अधिक स्पीड हम अटेन नहीं करा पाए हैं किसी भी चीज को। तो ये मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड है जो कि लाइट की स्पीड है। तो ये लाइट के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गया कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट को फर्दर साइंटिस्ट ने इनका जो और डिटेल्ड स्टडी किया तो यहाँ पे लाइट का दो तरीके का नेचर निकल के आया और दोनों अपने आप में कंट्रोवर्शियल थे, एक दूसरे को कंट्राडिक्ट करते थे। लेकिन फाइनली बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के बेसिस पे दोनों ही इसके नेचर को वैलिड पाया गया। ठीक है? तो लिखा कि ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंट्रोवर्शियल नेचर इट में डिफाइंड इन 2 वेज। दो तरीके से डिफाइन किया गया, दो तरीके के नेचर बताया गया लाइट का। पहला नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर। ये देख सकते हैं पार्टिकल नेचर, नाम से ही समझ गए होंगे कि इसमें हमने ये माना है कि लाइट पार्टिकल से बना हुआ है। क्लियर? यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लाइट इज कंसिस्ट ऑफ टाइनी एनर्जेटिक, यानी एनर्जी कंसिस्ट किया है, कॉन्सेंट्रेट किया गया है छोटे से पार्टिकल के अंदर। कंसिस्ट ऑफ टाइनी एनर्जेटिक पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटा। उसका नाम उस समय दिया गया क्वांटा। क्वांटम थियरी आप आगे पढ़ेंगे बड़े क्लासेस में, 11th-12th में आएंगे तो। एंड लेटर इट वाज नेम्ड एज फोटॉन। बाद में उसी पार्टिकल का जो लाइट के अंदर एनर्जेटिक टाइनी पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसका नाम क्या रखा गया? फोटॉन रखा गया। इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले न्यूटन ने दिया था। ठीक है? द फिनोमिनन ऑफ रिफ्लेक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस नेचर। यानी ये जो आपने देखा कि हमने कहा लाइट में पार्टिकल्स ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस नेचर को हम जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, क्लियर, रिफ्लेक्शन से हम इस नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइट में पार्टिकल कंसिस्ट है। और भी एक्सपेरिमेंट्स
कंडक्ट किए गए इस नेचर को प्रूव करने के लिए। तो प्रैक्टिकली इसको कैसे प्रूव किया गया? प्रूव्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप 11th में जाते ही केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, ये दो इफेक्ट में एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि लाइट के अंदर एनर्जेटिक पार्टिकल कंसिस्ट होते हैं। यानी कि ये नेचर वैलिड हो गया कि पार्टिकल नेचर होता है। दूसरा क्या है इसका? वेव नेचर। वेव नेचर में ये क्या है? लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि मीडियम में स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन को आप वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये आप देखेंगे आगे 12th में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हो जाए। इंटरफेरेंस, ये भी 12th में आप पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सारे जो फिनोमिनन है वो वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन होते हैं और प्रैक्टिकली वेरीफाई भी होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि लाइट के ये दोनों ही नेचर प्रैक्टिकली सही है। लाइट पार्टिकल नेचर भी प्रोसेस कर रहा है और लाइट वेव नेचर भी प्रोसेस कर रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि लाइट डुअल नेचर प्रोसेस करता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। क्लियर? तो ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गया लाइट का। अब आपके सिलेबस से रिलेटेड जो फिनोमेना है उसको 1 by 1 हम डिस्कस करें। सो स्टूडेंट्स, लाइट चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट इज द मोस्ट important phenomena for all of us, because if we are able to see the things, all credit goes to this phenomena. Why this happen? हम चीजों को कैसे देख पाते हैं? लाइट आती है विंडो से या लाइट के सोर्स से, ट्यूबलाइट से, और वो लाइट इस इंक के डब्बे पे बॉक्स स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आईज में ये एंटर करता है, जिससे हमारा आईज इसका इमेज अपनी रेटिना पे बनाता है। तो मेन इंपॉर्टेंट फिनोमेना क्या हुआ? रिफ्लेक्शन का हुआ कि लाइट ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होता है और तब हमारी आंखों में आता है, आंखों के अंदर उसका इमेज बनता है, तब हम उसे देख पाते हैं। यानी रिफ्लेक्शन ही ऐसा कारण है जिसके वजह से हम देखने में कैपेबल हैं। ठीक है? तो रिफ्लेक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? हमने कहा कि स्ट्राइक करके वापस आना। आप समझ गए होंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। क्लियर? सो डेफिनेशन, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम साइड आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। लाइट इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्ट्राइक हुआ और वापस गया सेम साइड स्ट्राइक करने के बाद। क्लियर? एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट आया, स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हुआ उसी साइड में जिस साइड से आया था। यानी एक बात और कह सकते हैं कि द फेनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम, यानी लाइट जिस मीडियम से आया, अगर एयर मीडियम से आया, इस बोर्ड पे स्ट्राइक किया, वापस एयर को चला गया। ये एयर मीडियम है, जिस मीडियम से आया स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम को चला गया, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्शन है। क्लियर? पाथ चेंज हो गया, मीडियम चेंज नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्शन ऐसे ही नहीं होता। रिफ्लेक्शन कुछ सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन से गवर्न होता है। क्लियर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन सर्टेन रूल्स एंड कंडीशंस। हम उन रूल्स को देखें, उनका स्टडी हम करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि रिफ्लेक्शन होता किन कंडीशंस में है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये देख सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह सकते हैं, जिसको हम प्लेन मिरर कह सकते हैं। अगर बेटर रिफ्लेक्शन हम शो करना चाहे, एक प्लेन मिरर है सपोज किया। क्लियर? ये लाइट आ रही है, जो लाइट सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो लाइट व्हाट एवर स्ट्राइकिंग ओवर द सरफेस, रे के फॉर्म में हम स्टडी कर रहे हैं। एक स्ट्रेट लाइन खींच के हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में रे जैसा कुछ होता नहीं है, रे इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। लेकिन आप समझ लीजिए कि लाइट जो आ रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, उसे हमने इंसिडेंट रे कहा। जिस पॉइंट पे इंसिडेंट के, ये पॉइंट ओ, इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। किस पॉइंट पे लाइट आके स्ट्राइक किया, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस से एक 90 डिग्री के एंगल पे, ये एंगल आप देख सकते हैं, जो लाइन हमने ON ड्रॉ किया है, ये सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे होगा। क्लियर? ये सरफेस से क्या होगा? 90 डिग्री के एंगल पे।
तो इस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल मीन्स द लाइन विच इज सबटेंडिंग राइट एंगल एट द सरफेस, दैट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये नॉर्मल हो गया। क्लियर? अब स्ट्राइक करने के बाद लाइट इस पाथ से गया, ये इंसिडेंट का है और ये रिफ्लेक्ट होने के बाद एरो आप देख सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइट सरफेस पे है वो इंसिडेंट रे, जो स्ट्राइक करके सरफेस छोड़ के जा रहा है वो रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर? जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। उस पॉइंट पे सरफेस पे एक परपेंडिकुलर लाइन हमने इमेजिन किया और इसको हम कहते हैं नॉर्मल टू सरफेस। क्लियर? तो पहला रूल क्या है कि द इंसिडेंट रे, जो लाइट स्ट्राइक किया, रिफ्लेक्टेड रे जो स्ट्राइक करके जा रहा है, एंड नॉर्मल बीच की परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ये तीनों ही एक प्लेन पे लाई करते हैं। यानी जो अगर ये प्लेन मिरर मान ले इसको, तो उसी प्लेन पे लाई करेंगे। ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये आपको याद रखना है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ये कंडीशन हो गया। यानी जब भी ड्रॉ करेंगे इन तीनों को एक साथ, चारों को एक साथ ड्रॉ करना है ना, एक पॉइंट पे। नेक्स्ट है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका रूल आगे आपको यूज बहुत सारा मिलेगा। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल सबटेंड करता है, देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ, एंगल किसके साथ देख रहे हैं? नॉर्मल के साथ। द एंगल सबटेंडेड बाय इंसिडेंट विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल सबटेंडेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ, वो क्या है आपका? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? नॉर्मल से जितने एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पे नॉर्मल के साथ चला जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गए। इसका आगे यूज आना है, इसलिए ध्यान में इसको रखना है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि वो सरफेस पे नॉर्मली इंसिडेंट हो लाइट, बिल्कुल नॉर्मल के साथ, बिल्कुल लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो, तो नॉर्मल के साथ इसका एंगल क्या होगा? जीरो होगा ना जी। अगर ऐसे आता तो एंगल खींचते हैं। अगर बिल्कुल नॉर्मली इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मल के साथ उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। यानी अगेन अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, कम बैक टू द सेम पाथ। अगर लाइट सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है तो जैसे आएगा ठीक उसी पाथ से वापस रिट्रेस बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, रिट्रेस करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब रिफ्लेक्शन हम दो तरीके का देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में, रेगुलर एंड डिफ्यूज। जरा इसका डिस्कस कर ले वन बाय वन। सो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन बेसिकली दो तरीके का होता है और वो डिपेंड करता है कि जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका नेचर कैसा है। अगर सरफेस बहुत ही हाईली पॉलिश्ड है, जैसे मेटल के साइनी सरफेसेस आपने देखे हुए हैं, या फिर कोई प्लेन मिरर है, तो वहां से जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। वेरी वेल डिफाइंड पैटर्न वहां पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई रफ सरफेस है जो कि बिल्कुल उसका सरफेस इरेगुलर है, तो वहां से इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है। तो रिफ्लेक्शन दो तरीके का हो गया। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होता है? इट टेक्स प्लेस एट हाईली पॉलिश्ड या स्मूथ भी कह सकते हैं, SMOOTH, हाईली पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस, लाइक प्लेन मिरर सबसे कॉमन एग्जांपल होता है हमारे पास। तो वहां पे सबसे बेहतरीन तरीके से रिफ्लेक्शन का देखने को मिलता है। इस केस में अगर हम कहें, एक प्रैक्टिकली समझने की बात करें कि इन दिस केस इफ इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, देन रिफ्लेक्टेड रेज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अगर इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल होंगे। जैसे यहां पे देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रेज है, ये आपके इंसिडेंट, ये पैरेलल है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड है ये भी पैरेलल है। क्लियर? क्यों पैरेलल है? क्योंकि सबके नॉर्मल भी आपस में पैरेलल है। देखो, सबके नॉर्मल इस सरफेस पे ये नॉर्मल, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल, इस पॉइंट पे ये नॉर्मल, तो पैरेलल इंसिडेंट हुआ, पैरेलल रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये कहां से हुआ? स्मूथ सरफेस से या हाईली पॉलिश सरफेस से। तो ये रिफ्लेक्शन कैसा है? रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, सो इट टेक्स प्लेस एट रफ सरफेस। रफ सरफेस जैसे हमारा टेबल हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये वॉल्स हो गए, इनको हम रफ सरफेस कंसीडर करें क्योंकि इसमें हम अपना चेहरा नहीं देख पाएंगे, इतनी रिफ्लेक्शन यहाँ से प्रॉपर नहीं हो रही है, इतना बेहतरीन रिफ्लेक्शन का पैटर्न यहाँ पे नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इरेगुलरिटीज है सरफेस के ऊपर, like walls, papers, board, etc. In this case, if incident rays are parallel, then reflected rays are not parallel to each other. Incident तो parallel होंगे लेकिन reflected parallel नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखिए ये incident हो गए, ये एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ये जहां पे इंसिडेंट हुआ उस सरफेस पे ये नॉर्मल है, देख सकते हैं, तो नॉर्मल से उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। ये रे जहां पे इंसिडेंट हुआ उस सरफेस पे ये नॉर्मल है, तो उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो गया। तीसरे रेज की बात करें तो उसके लिए सरफेस पे ये नॉर्मल है, तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गया। यानी आपने देखा कि सरफेस पे इरेगुलरिटीज के कारण जो नॉर्मल्स थे वो आपस में पैरेलल नहीं है। तो इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज आप देखिए वो पैरेलल नहीं है। एक यहाँ पे इंसिडेंट रिफ्लेक्ट हुआ, एक ये रिफ्लेक्ट हुआ, एक इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब रेगुलर रिफ्लेक्शन का सबसे कॉमन एग्जांपल है प्लेन मिरर। तो देखें प्लेन मिरर में इमेज कैसे फॉर्म होता है। सो अब देखें कि कोई प्लेन मिरर है जिसमें हम नॉर्मली घर में यूज करते हैं, वो किस तरीके से इमेज फॉर्म करता है प्लेन मिरर का। तो सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि m डैश इज अ प्लेन मिरर। देख सकते हैं कि एक हिस्सा इसका पॉलिश्ड है, दूसरा जो सरफेस है वो रिफ्लेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। सो m डैश इज अ प्लेन मिरर। क्लियर? ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आप खड़े हो मिरर के सामने, तो ए बी कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब हम इमेज फॉर्म करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम दो रेज का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिए कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा स्ट्राइक किया मिरर पे, बिल्कुल नॉर्मली स्ट्राइक किया, यहां टॉप से, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से जा रहा है, तो वापस उसी पाथ को रिट्रेस करेगा। क्लियर? स्ट्राइक होके वापस आ जाएगा क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट हुआ। अब कोई भी दूसरा रे, हालांकि रेज तो बहुत सारी यहां पे ट्रेवल करें, लेकिन हम किन्हीं दो को ले रहे हैं जिससे हम इमेज फॉर्म कर सके। इमेज फॉर्म करने के लिए कम से कम दो रे की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट है। तो अब एक दूसरी रे है, वो यहां से ए से ओ के अलांग ट्रेवल किया, नॉर्मल से कितने एंगल पे, आई एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक, तो ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया उसी से उतने ही एंगल पे, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंस के इक्वल होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद होगा आपको, तो उसी से वापस वो रिफ्लेक्ट हो गया। यानी एक रे ऑफ लाइट सीधा गया, रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया, एक पॉइंट ओ पे इंसिडेंट हुआ, उतने ही एंगल पे वापस आ गया। तो अगर कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक हम आंख दिखा रहे हैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर के लिए, ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, ये उसकी आई है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई देगा, तो सीधा इस रे को ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो और इसको यहां से ड्रॉ करो। इमेजिनरी या वर्चुअल है, मिरर के अंदर ऐसा हमें दिखाई देता है, बट ऐसा होता नहीं है, रियल में नहीं होता, ऐसा हमें फील होता है कि क्योंकि मिरर को तो इतनी पतली सी थीन सीट है, बट हमें दिखाई देता है कि इतना पीछे ये हम रे ऑफ लाइट एक कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किए, यहां से ड्रॉ किए, और ये जो पॉइंट है वहां पे हमें इस ऑब्जेक्ट का टॉप दिखाई देगा। तो हमने एक उसी कॉन्सेप्ट पे एक ए डैश बी डैश हमने इमेज ड्रॉ कर लिया कि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, लेकिन यहां से कोई देख रहा है, तो उसको रे ऑफ लाइट कहां से आती हुई नजर आ रही है भाई, तो उसको रे ऑफ लाइट यहां से नजर आ रही है कि यहां से आ रहा है, ये वर्चुअल है, फील हो रहा है उसको, है ना, कि रे ऑफ लाइट यहां से ना आके बल्कि यहां से जा रहा है, क्योंकि लाइट की टेंडेंसी क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, सीधे आने की टेंडेंसी है। तो हम जिधर से लाइट आता है ऑब्जेक्ट को वहीं देखते हैं। तो यहां पे ए डैश बी डैश जो है ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा, यानी ए बी इज ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज इमेज, ये ऐसा आप देख सकते हैं। तो ये एक टिपिकल अरेंजमेंट है जिससे हम ये समझा पा रहे हैं कि किस तरीके से प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है। केवल क्या फॉलो किया हमने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मली क्या रिफ्लेक्ट बैक, किस एंगल पे इंसिडेंट हुआ उस एंगल से वापस, और एक लीनियर प्रोपगेशन का कॉन्सेप्ट लिया और हमने इमेज ड्रॉ कर दिया। अब जो इमेज फॉर्म हुआ, जरा उसके नेचर को देखें, तो आप देखेंगे कि अगर ये एंगल आई है तो ये भी आई होगा नेट इंटीरियर से, ये एंगल आर है, आई के इक्वल है, तो ये भी आर और आई के इक्वल होगा। फिर ये एंगल्स भी आपस में सेम हो जाएंगे। यहां राइट एंगल है,
एंगल और ये साइड कॉमन है OM, ये साइड OM क्या हो गया, कॉमन हो गया। एंगल साइड और एंगल साइड और एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस। ये ट्रायंगल आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल AMO। इसका मतलब क्या हुआ कि AM CBCD से बाई CPCT AM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू AM। ये साइड भी आपस में इक्वल होगा। यानी कि अगर अब जरा हम कुछ इंफॉर्मेशन की बात करें, जो इमेज फॉर्म हुआ कि नेचर ऑफ इमेज कैसा हुआ, तो वर्चुअल है, दिख तो रहा है बट हम उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते, रियल नहीं है, वो वर्चुअल है। क्लियर। इरेक्ट मींस सीधा है, हम सीधा खड़े, हमारा इमेज भी अपराइट बिल्कुल स्ट्रेट सीधा दिखाई देगा। पोजीशन ऑफ इमेज, अब यहां से क्या देखा कि AM इज इक्वल टू AM, यानी ऑब्जेक्ट जितना बाहर है इमेज उतना ही मिरर के अंदर दिखाई देगा। क्लियर। ऑब्जेक्ट जितना बाहर आप खड़े हैं आपका इमेज मिरर में उतना ही अंदर दिखाई देगा। इसका मतलब कि इमेज डिस्टेंस इनसाइड द मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आउटसाइड द मिरर। ये जो हमने कॉन्वेक्स ट्रायंगल का यूज किया, यहां से हम प्रूव कर पा रहे हैं। साइज की बात करें, अगर यहां से भी रे ऑफ लाइट लेके हम ड्रॉ किए होते तो आप देख पाते कि हम बिल्कुल सेम साइज का, लेकिन हम दो ही रे समझाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप यहां से देखेंगे साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल जितना इमेज का साइज है उतना ही, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है, दोनों सेम साइज के फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर। एक डिफरेंस ये होता है जो आपको जूनियर क्लास में भी पढ़ाया गया कि इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड, यानी जब हम मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हमारा राइट उसमें लेफ्ट फील होता है, क्योंकि हम लिटरली इन्वर्ट हो जाता है इमेज। ठीक है, लेफ्ट राइट की तरह अपीयर होता है, तो यानी लेफ्ट अपीयर्स एज राइट। इसको क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, लेटरल इन्वर्टेड इमेज होता है। इसलिए मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है कि एम्बुलेंस के सामने जो है इस तरीके से लेफ्ट टू राइट के बजाय राइट टू लेफ्ट एम्बुलेंस लिखा होता है कि कोई सामने व्हीकल के मिरर में देखेगा तो उसे राइट टू लेफ्ट वापस इन्वर्ट होकर लेफ्ट टू राइट यानी सीधा सीधा उसको दिखाई देने लगेगा। तो इस कारण से इस तरीके से एम्बुलेंस को लिखा जाता है। ये वीडियो का पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट में हम स्फेरिकल मिरर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो पार्ट 1 को आप पूरा देखेंगे, फिर सेकेंड पार्ट का हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू फॉर दिस सेशन।